My dear students, in this session we'll be taking up questions related to average and mean that have appeared in XAT examinations in previous years. Let us start the session. As we know, average is equal to sum of observations, sum of all observations divided by number of observations. And it is basically a representative number for a set of data. Representative number for a set of data. Let us say there are some students whose marks are given and marks are 20, 40, 30, 60 and 75. These are the marks. So if we have to calculate average for these values, sum क्या होगा? 20 plus 40, 60, 90, 150, 225. So average will be 225 divided by total number of numbers which are equal to 5. So average is 45. Now this number average is a representative data which says that almost we can say that each one of them scored almost average of 45 marks. That is not the actual fact. Actually they have scored 20, 40, 30, 60 and 75, but we can say कि total जो sum आ रहा है that is 225, so almost they have scored 45 each. That is also as good as saying these values, ठीक है, because sum same आ रहा है दोनों cases में. So this is one representative data, not the only kind of data. There are other data as well. For example, median को भी represent करते हैं हम, और mode is also another value. Mode depends on frequency of a data. फॉर एग्जाम्पल इस डेटा में कोई भी डेटा एक से ज़्यादा बार नहीं आया तो मोड कोई भी वैल्यू नहीं है, इनमें से सारी ही वैल्यूज एक एक बार आई हैं. मीडियन क्या होगा? मीडियन के लिए वील अरेंज दीज नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो 20, 30, 40, 60, 75. 40 विल बी द मीडियन, 45 इज द एवरेज. ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चीज़ों को समझते चलेंगे. और एज आई ऑलरेडी डिस्कस मीडियन कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के भी जो मीन मीडियन मोड वाले भी एक दो क्वेश्चन हैं वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे. पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन. द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड ऑब्टेन्ड बाय दीज 5 स्टूडेंट्स इज 40. एवरेज 40 है. मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन इज 100, यानी कि एट द मैक्स समवन कैन स्कोर 100 एंड ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स. सो दैट इज फॉर श्योर दैट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट स्कोर्ड 10 और लेस. तो डेफिनेटली 10 से तो ज़्यादा ही स्कोर किया है, 11 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी स्कोर किया हो सकता है. हाउएवर none of them scored exactly 40. That is also given. None of them scored exactly 40. Based on the given information, which of the following must be true? Must be true. Simple question, easy question, but also फंस सकते हो इसमें. So at least 3 of them scored a maximum of 40 marks. At least 3 of them scored a maximum of 40 marks. Think about it. Can it be true? Should it be true? Can तो हो सकता है, possible है, but must be true? Is it possible? Does it have to be true? At least 3 of them scored a maximum of 40 marks. तो अगर क्या हम इसको निगेट कर सकते हैं कि 3 से कम लोग हों जिन्होंने कि 40 मार्क्स से कम स्कोर किए हों? ठीक है, ये तो कह रहा है कि मिनिमम 3 लोग ऐसे जरूर होंगे who have scored a maximum of 40, यानी 40 से कम मार्क्स स्कोर किए होंगे 3 ने, और 2 ऐसे होंगे जिन्होंने 40 से ज़्यादा स्कोर किए होंगे. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लेट अस अज्यूम कि एक बंदा हमने लिया जिसने 11 मार्क्स स्कोर किए. ओके, एक ने 11 स्कोर किए, यानी कि विच इज 40, यानी एवरेज से कितना कम है? 29 कम है. बाकियों ने 41, 42, 43, 6 मार्क्स ज़्यादा हो गया. एक का 23, यानी कि 63 एक का स्कोर हो गया. पॉसिबल है एक ही बंदा हो जो 40 से कम हो, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द केस. ऑप्शन ए शुड नॉट बी, मतलब मस्ट बी ट्रू के सिनेरियो में तो नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40. सेम लॉजिक है, मोर देन 40 के लिए भी वही सेम अप्लाई करेगा कि मोर देन 40 में भी हम सिर्फ एक ही बंदा लें. लेट अस से हमने उस बंदे को नंबर दे दिया 60, तो बाकियों के 39, 38, 37 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स हो सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नॉट डेफिनेटली ट्रू. कुड बी ट्रू, कैन बी ट्रू, बट मस्ट बी ट्रू, नो, नॉट द आंसर. एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 41, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि एक के 41 एग्जैक्टली हैं, क्या लॉजिक है? रॉन्ग आंसर. एट मोस्ट 2 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40,
दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग वेरी लॉजिकल. एट मोस्ट टू ऑफ देम का मतलब यही हुआ कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम, यानी कि ए और सी एक तरह से एक ही बात कह रहे हैं. भाई अगर 3 या उससे ज़्यादा लोगों के मैक्सिमम 40 मार्क्स आए हैं तो डेफिनेट सी बात है कि फिर एक या फिर 2 लोग ही बचेंगे जिनके की 40 से ऊपर मार्क्स आए होंगे. तो जब ए सही नहीं है तो डी कैसे सही हो सकता है? तो डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ई इज सेइंग एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40. डेफिनेटली दैट इज करेक्ट. एंड यू कैन ऑब्जर्व कि जो सबसे आसान ऑप्शन था उसको बिल्कुल लास्ट में रखा है जानबूझ के, सो दैट ऊपर के ऑप्शन फंसाने के लिए रखे हुए ABCD कि उसमें कहीं पे जाके ट्रैप हो जाओ. नहीं ट्रैप होगे तो आखिरी ऑप्शन तक आओगे बेसिकली. ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40. बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एवरेज 40 आ रहा है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम वैल्यू लेस देन 40, तभी तो एवरेज हमारा 40 पहुंचेगा. तो सम वैल्यू मस्ट बी लेस देन 40. अब वो एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. एंड बाय द सेम लॉजिक अगर एवरेज 40 है तो सम वैल्यू शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 40. यानी कि मिनिमम 1 वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 40. मिनिमम 1 लेस देन 40, मिनिमम 1 ग्रेटर देन 40. और ये सिर्फ तब है जबकि सबके नंबर 40 ना हो. ठीक है, सबके नंबर इक्वल टू 40 ना हो. वरना एक केस ये भी बन सकता है जबकि सारे 5 स्टूडेंट्स के नंबर 40 40 40 हो जाए, तो ना तो कोई लेस देन 40 होगा ना ग्रेटर देन 40 होगा. क्लियर? दीज आर 2 केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A firm pays its 5 clerks rupees 15,000 each, 3 assistants rupees 40,000 each, and its accountant rupees 66,000. Then the mean salary in the firm comprising of these 9 employees exceeds its median salary by how much rupees? एवरेज हमारा मीडियन से कितना ज़्यादा एक्सीड करेगा. टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 5 आर क्लर्क्स, 3 आर असिस्टेंट्स एंड 1 इज अकाउंटेंट. तो 5 क्लर्क्स हैं तो उनकी सैलरी है 15 के 15 के. Then there are 3 assistants with salary 40,000 40,000. And lastly there is accountant with salary 66,000. टोटल 9 है. मीडियन क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया इनको. मीडियन विल बी मिडिल वैल्यू विच इज 15,000. दिस इज अवर मीडियन. एवरेज क्या होगा? एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. एवरेज विल बी 75,000, 75K प्लस 120K प्लस 66K डिवाइडेड बाई 9. So 75 plus 120, 195 plus 66, that will be 261K by 9, which will be 30 minus 1, 29,000. 29,000, this is our mean value. So definitely difference कितना आ रहा है? 14,000 का. Option B will be the answer. Okay. Next one. The median of 11 different positive integers is 15. Median 15 है and 7 of those 11 integers are 8, 12, 26, 14, 22 and 13. So if we arrange them in increasing order, और also median हमें given है 11 different positive integers का, 15 given है median. ठीक है, क्योंकि 11 यानी odd number है तो median middle value होगी जो कि 6 नंबर पे आएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 6th पोजिशन पे आएगा median, that will be equal to 15. 5 values will be less than 15, 5 will be more than 15. 8 less than 15 क्या क्या values given है? 8, 13, 14 and 6 and 12. तो definitely यही values होंगी. 6, 8, 12, 13 and 14. These are all the values less than 15. और greater than 15 में 2 values given है हमें, 20 और 22. कहाँ पे आएंगी? We do not know because सारी values तो given नहीं है. So this is the data given in the question. नाउ डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन, हमें पता क्या लगाना, वी नीड टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर. यानी कि डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर पता लगाना है अंडर द गिवन कंडीशंस. तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट होगा या नहीं होगा? दैट वी हैव टू चेक. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ 4 लार्जेस्ट इंटीजर्स एंड 4 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 13.25. 4 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू सम कितना आ रहा है? सम तो आ जाएगा यहाँ से, सम मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है, और 4 लार्जेस्ट वैल्यूज का भी सम हम यहाँ से निकाल लेंगे. आई मीन लेट अस से दे आर ABCD, उनमें से कोई एक 20 या 22 होगा, मिनिमम एक तो होगा इंक्लूडेड. ठीक है, मिनिमम एक तो इंक्लूडेड होगा. सो उनका भी सम हमें मिल जाएगा यहाँ से, और सम मिलेगा मतलब कि ABCD इक्वेशन बना लेंगे हम. एंड वी हैव बीन गिवन द डिफरेंस बिटवीन एवरेजेस, तो यहाँ से हमें उनके सम की वैल्यू मिल जाएगी, कोई डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगा उनके सम का. एंड फ्रॉम दैट वी कैन मेक पॉसिबल केसेस. सो फर्स्ट से
क्या हम लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बता सकते हैं? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ से हमें मिलेगा एक प्रोबेबल वैल्यू। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड दैट प्रोबेबल वैल्यू। वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर अमंग दीज नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, बिकॉज 4 लार्जेस्ट नंबर का हमें सम मिल जाएगा, वहां से सबसे लार्जेस्ट को हम मैक्सिमाइज कर देंगे, तो डेफिनेटली दैट कैन बी फाउंड आउट। हमें क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। सो यस, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का एवरेज ऑफ ऑल द 11 इंटीजर्स इज 16। तो सारे 11 इंटीजर्स का हमको सम गिवन है। यहां से हमें लास्ट के 5 इंटीजर्स का सम भी मिल जाएगा, उसमें से 2 तो 20 और 22 है। अगेन हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी, तो सम में हम लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। सो यस, सेकंड ऑल्सो अलोन इज सफिशिएंट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ईदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर पता तो लगाना नहीं है, तो आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? अप्रोच समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर पता लगाना था, लार्जेस्ट इंटीजर पता नहीं लगाना था। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी वाली बात है, तो डेफिनेटली दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता लगानी होती तब फिर हमको ज्यादा चेक करना पड़ता और आइडेंटिफाई करना पड़ता कि वाकई में पता लग पाएगा कि नहीं पता लग पाएगा लार्जेस्ट इंटीजर। बिकॉज तब फिर हमें सारी वैल्यूज डेफिनेट पता होनी चाहिए थी, या लार्जेस्ट के आसपास का कोई हिंट तो होता, कोई वैल्यूज का हिंट होता। क्लियर? नेक्स्ट वन, Professor Suman takes a number of quizzes for a course. All the quizzes are out of the 100. A student can get an A grade in the course if the average of her scores is more than or equal to 90. यानी A grade के लिए average should be greater than or equal to 90. और 100 में है यानी कि 90% भी है एक तरह से। Grade B is awarded to a student if the average of her scores is between 87 and 89, both included, which implies कि जो एवरेज है दैट शुड बी बिटवीन 87 एंड 89। नो देयर इज अ प्रॉब्लम एज सच। चलो क्वेश्चन के हिसाब से तो दे दिया इन्होंने, बट जो लोग 89 से 90 के बीच में आएंगे उनका क्या होगा? उनको फेल कर देंगे क्या? ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन खुद जानता होगा। एनीवे, इफ द एवरेज इज बिलो 87 द स्टूडेंट गेट्स अ सी ग्रेड। तो सी ग्रेड मिलता है जबकि लेस देन 87 है। बिकॉज 89 से 90 के बीच में भी तो लोग होंगे भाई, उनके बारे में क्या करोगे? उनके बारे में बता नहीं रहे हो। एनीवे, सो रमेश इज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट क्विज एंड ही रियलाइजेस दैट ही मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 97 टू गेट एन ए ग्रेड। अगर उसको ए ग्रेड चाहिए तो ही मस्ट स्कोर 97 रन्स नहीं, 97 मार्क्स फॉर एन ए ग्रेड टोटल। बाकी पहले क्विज जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनका मिला के, और ये लास्ट क्विज के बारे में बात हो रही है, तो ऑलरेडी सम नंबर ऑफ क्विजेज हैव हैपेंड। सो इन द लास्ट क्विज इफ ही स्कोर्स 97 ही विल गेट अ ए ग्रेड, यानी कि टोटल 90 उसका हो जाएगा, 90% हो जाएगा इफेक्टिवली, बिकॉज आउट ऑफ 100 है। ठीक है, 97 में 90% मिल जाएगा यानी कि उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। और मिनिमम 97 चाहिए यानी कि जस्ट ए ग्रेड मिलेगा, एग्जैक्टली 90% होगा उसका, एग्जैक्टली 90% होगा। आफ्टर द क्विज ही रियलाइजेज दैट इफ ही विल स्कोर 70, क्विज से पहले तो बहुत जोश में था 97 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्विज के बाद हुआ 70 भी पहुंच गए तो जस्ट बी मैनेज हो जाएगा। रियलिटी, रियल स्टोरी है। तो 70 यानी कि 27 कम है, अगर 27 कम मार्क्स आते हैं तब भी कितना पहुंचेगा वो? ही विल जस्ट मैनेज अ बी, यानी कि 87% मार्क्स तो आ जाएंगे उसके, एंड ही विल गेट अ बी। डिफरेंस कितना है? मार्क्स में डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है 27 का, 27 मार्क्स का डिफरेंस है। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफरेंस है 3% का, बिकॉज सम तो ओवरऑल में हो रहा है तब उसको ग्रेड मिल रहा है, तो 3% ऑफ टोटल मार्क्स। सो यहां से टोटल मार्क्स मिल जाएगा, टोटल मार्क्स विल बी इक्वल टू, भाई 27 3% है यानी 1% हो जाएगा, 9 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 9 इंटू 100, 900 मार्क्स हो जाएंगे। और एक क्विज के मार्क्स है 100, ऑल क्विजेज आर आउट ऑफ 100, टोटल नंबर ऑफ क्विजेज विल बी, टोटल क्विजेज विल बी 900 बाई 100 विच इज इक्वल टू 9। ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। Ramesh analyzed the monthly salary figures of 5 vice presidents of his company. All the salary figures are in integers. The mean and the median salary figures are rupees 5 lakhs and the only mode is rupees 8 lakhs. यानी कि rupees 8 lakhs has occurred at least twice. Mode है यानी कि एक से ज़्यादा बार आया होगा. Which of the options below is the sum in rupees lakhs of the highest and the lowest salaries, not series, salaries. सो मंथली सैलरी फिगर्स है 5 वाइस प्रेसिडेंट्स की,
एंड मीन एंड मीडियन सैलरी फिगर्स आर ₹5 lakhs. सो यहाँ पे इंटीजर वाली जो बात कह रहा है, ये इंटीजर एक्चुअल में नंबर ऑफ लैक्स में इंटीजर है, यानी कि n लाख सैलरी है बेसिकली. ये थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, बट नहीं है शायद, इसलिए ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा बहुत, या इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो n लैक्स में बात कर रहा है कि जो भी सैलरीज है दे आर इन n lakhs, और ये जो n है अलग अलग वेरी करेगा सबके लिए, बट दिस n विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर. ऑब्वियसली सैलरी तो पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव में नहीं हो सकती, जीरो नहीं होगी. तो मीन और मीडियन हमें गिवन है, मीडियन गिवन है 5 lakhs, मीन इज ऑल्सो 5 lakhs, टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट्स है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा उनकी सैलरीज का, सम विल बी 5 into 5, सो 25 lakhs. सिंस मीडियन 5 है तो मीडियन विल बी मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू इज 5 lakhs. वी ऑल्सो नो ओनली मोड इज ₹8 lakh, यानी कि दो ऐसे कम से कम वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे जिनकी सैलरी 8 lakhs होगी, और दो ही हो सकते हैं बिकॉज मीडियन 5 है, दो से ज़्यादा होना पॉसिबल भी नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो 5 लाख हो गई एक की, 8 lakhs हो गई दो लोगों की. अब तक टोटल सम हमारा 25 है, कितना एग्जॉस्ट कर दिया हमने, 8 + 8 16 + 5 21 lakhs वी हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, वी हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. नाउ नो वैल्यू कैन रिपीट बिकॉज मोड सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो डेफिनेटली बाकी जो दो वैल्यूज बची है, यानी 4 lakhs जो सम बचा हुआ है, दैट विल बी डिफरेंट सैलरीज, सेम नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता, बिकॉज सेम हो जाएगा तो वो भी मोड बन जाएगा, और मोड नहीं बनना है उसको. दैट इज वाई दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली मोड इज ₹8 lakh इज गिवन. सो डेफिनेटली द सैलरीज विल बी 1 lakh and 3 lakh, 1 lakh and 3 lakh. नाउ द क्वेश्चन आस्किंग हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना होगा, तो 1 lakh + 8 lakh विल बी इक्वल टू 9 lakhs, ऑप्शन ए. ओके, so easy question once you understand the definition and basics. Clear? Next one. Next is Rajiv is a student in a business school. After every test, he calculates his cumulative average. QT and QB were his last two tests. 83 marks in QT increases his average by 2, and 75 marks in OB further increased his average by 1. Reasoning is the next test. If he gets 51 in reasoning, his average will be what? That is the question. QT में उसको मिला है 83 मार्क्स और उसका एवरेज इंक्रीज कर गया है 2 से. लेट अस अज्यूम बिफोर QT इज लाइक QT पाई QT. तो QT से पहले का सिनेरियो क्या है, QT से पहले उसके मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टेस्ट इज n और एवरेज हमारा x है बिफोर QT. तो QT के बाद में क्या होगा, QT में ही स्कोर्ड 83, ठीक है. QT से पहले उसका सम कितना था, सम ऑफ मार्क्स विल बी n into x. QT में स्कोर्ड 83, तो nx + 83 is the sum now. And now we know कि average has increased by 2, total number of tests now are n + 1, and average is now x + 2. These two should be equal. और ये वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड में, दिस इज nx + 2n + x + 2. So 2n + x + 2 is equal to 83. This is our first equation. Now similarly OB में QB में, sorry not OB, QB में he scored 75 marks, and now we know already, हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि n + 1 में उसका x + 2 एवरेज तो हो ही चुका है, इतना तो हो ही चुका है. तो नाउ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना होगा भाई, n + 1 into x + 2 तो ऑलरेडी उसका सम है, प्लस 75, एंड दैट इज इक्वल टू, अब टेस्ट हो चुके हैं n + 2 और एवरेज भी 1 से इंक्रीज किया है, यानी कि x + 3 हो गया है. तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, बेसिकली अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज n + 1 + 1, ठीक है. n + 1 को एक ब्रैकेट में रखो और इंटू x + 2 + 1. ओके, सो दिस विल बिकम n + 1 इंटू x + 2 प्लस n + 1 प्लस x + 2 और +1. सो n + 1 इंटू x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इक्वेशन बन जाएगा हमारा n + x + 1 + 2 + 1 यानी 4 इज इक्वल टू 75. अच्छा ये और सिंपल हो जाएगा अभी, 2n + x इज इक्वल टू 81 आ रहा है, और यहाँ से n + x विल बी इक्वल टू 71. ये सेकेंड इक्वेशन है. 2n + x 81 है, n + x 71 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 10, n विल बी इक्वल टू 10 डेफिनेटली, और n इक्वल टू 10 आ गया तो फिर यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 61. दोनों वैल्यूज हमें मिल गई n और x की, यानी कि बिफोर QT टेस्ट
total number of tests he had given were equal to 10 and his average was 61. That is what we know. ठीक है, इनिशियली 10 टेस्ट थे और 61 उसका एवरेज था, बट टोटल अब कितने टेस्ट हो गए? फाइनली 12 टेस्ट हो चुके हैं, n+2 12 टेस्ट हो चुके हैं और एवरेज हो चुका है x+2+1 यानी x+3 विच इज इक्वल टू 64. 12 टेस्ट में 64 का एवरेज उसका हो चुका है. अगर रीजनिंग के टेस्ट में विच इज द नेक्स्ट टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हो जाएंगे 13, ही गेट्स 51 मिलेगा, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 51 इज लेस देन 64, तो एवरेज तो डिक्रीज करने वाला है, ये तो पक्की बात है. कितना डिक्रीज करेगा, यही तो बात है. ठीक है, तो कितना उसको एवरेज से कम मिल रहा है? 51 मिल रहा है, 51 मार्क्स मिल रहा है विच इज 13 लेस देन द एवरेज, 13 लेस देन द एवरेज. तो एवरेज में कितना डिक्रीज आएगा? सब में डिक्रीज आ रहा है 13 का, और ये 13 जो लेस हो रहा है टोटल 13 टेस्ट में हो रहा है, तो डिवाइड बाई 13 करोगे, आंसर विल बी 63, ऑप्शन ए. ठीक है, या फिर सम के हिसाब से चेक करें तो 12 इंटू 64 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 13, पर ऐसे करेंगे नहीं, इस तरह से हमेशा पहला तरीका अप्लाई करेंगे. ठीक है, बट अदरवाइज ऐसे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, वेस्ट करोगे. क्लियर है? ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 63 विल बी द आंसर. हालांकि अभी भी हमने अप्रोच फॉलो किया है, दिस इज ऑल्सो अ लेंदियर अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. इसको इससे कम टाइम में किया जा सकता है, वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं. देखो ऑलरेडी वी नो कि उसका एन टेस्ट में कोई एक्स का एवरेज रहा होगा. ओके, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया. नाउ वी नो कि 83 मार्क्स उसको क्यूटी में मिले हैं, और इसकी वजह से उसका जो एवरेज है दैट एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाय 2. एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाय 2, इजंट इट सो? तो डेफिनेट सी बात है, ही मस्ट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज, ही मस्ट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज. इज इट क्लियर कि एवरेज से तो ज्यादा ही स्कोर किया होगा, और कितना ज्यादा स्कोर किया होगा? उतना ज्यादा ताकि सबको 2-2 मार्क्स बांट दे वो, ताकि सबका एवरेज 2 से इंक्रीज कर जाए. फर्स्ट थिंग इज, इफ ही हैड स्कोर्ड एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज, अगर उसका एवरेज के बराबर ही स्कोर होता तब तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता. यानी कि अगर उसने एक्स ही स्कोर किया होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, एवरेज हमारा जितना था उतना ही रहता. बट एवरेज हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, यानी कि उसने कितना एक्स्ट्रा स्कोर किया है? इतना एक्स्ट्रा कि सबको 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा डिवाइड हो गए, एक्स्ट्रा मिल गए. ठीक है, सारे के सारे टेस्ट को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए. कितने टेस्ट है टोटल? n+1, यानी कि n+1 टेस्ट को हर एक को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, और टोटल मार्क्स है उसके 83. सो x प्लस n+1 इंटू 2 दैट इज 83. अगर उसके मार्क्स x ही आते तब तो कोई चेंज नहीं आता, बट सिंस उसके एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़े से रहे हैं, 83 मार्क्स टोटल रहे हैं, दैट इज वाई एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज किया है. यानी कि टोटल जो सम पे चेंज आया होगा वो आया होगा n+1 इंटू 2 का. हर एक टेस्ट को 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया. तो ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई, विच इज x प्लस 2n इज इक्वल टू 81. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड बाय द सेम लॉजिक नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि 75 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x+1 नाउ, बिकॉज एवरेज अभी भी इंक्रीज कर रहा है. अभी एवरेज हमारा कितना हो चुका है? एवरेज 2 से इंक्रीज किया, x+2 से बड़ा होगा. नाउ एवरेज x+2 है, तो डेफिनेटली x+2 से बड़ी वैल्यू होगी 75, तभी तो एवरेज अभी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है. इज दैट इट सो? अगर x+2 के बराबर ही स्कोर करता है वो, तब एवरेज में चेंज नहीं आता, बट एवरेज में चेंज आया है 1 का. यानी कि सारे के सारे n+2 टेस्ट में, बिकॉज नाउ द टेस्ट आर n+2, 1-1 मार्क्स ईच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब टोटल आएगा 75. दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन, और ये बन जाएगी x प्लस n प्लस 4 इज इक्वल 75, यानी कि x प्लस n इज इक्वल 71. और बाकी कहानी आगे की तो देख ही चुके हैं. क्लियर है? दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एंड देन विल फाइंड आउट द फाइनल वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूरल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैज टू डिटरमाइन द वेट ऑफ 5 children of different ages. He knows from his past experience that each of the children would weigh less than 30 kilograms and each of them would have different weights. सबका जो weight है that is less than 30 and each of them have different weights. Unfortunately, the scale available in the village can measure weights only over 30 kilograms. तो 30 kg से कम का सबका weight है और सबका weight different है, but scale सिर्फ और सिर्फ 30 kg से ऊपर ही weight कर सकता है. That is why doctor decided to weigh the children in pairs. Pairs में weigh किया उनको, 2-2 के pair में weigh किया. However, his new assistant weighed the children without noting down the names. तो नया असिस्टेंट ही था, नया था, तो उसने बस वेट्स नोट कर लिए, नाम नोट नहीं किए. तो वेट्स आर 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46 एंड 47. तो वेट ऑफ द लाइटेस्ट चाइल्ड इज व्हाट? ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लाइटेस्ट चाइल्ड का वेट कितना होगा. दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि वेट्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबके डिफरेंट है, ये तो गिवन है. डिफरेंट एज है, डिफरेंट वेट्स है, सबके डिफरेंट वेट्स है. दैट इज फर्स्ट थिंग. सो लेट अस से W1 वेट है एक का, W2 फॉर द सेकंड पर्सन, W3
for the fourth, third, W4 for the fourth, and W5 for the fifth. And these are in increasing order. W1 is the least and W4 is the maximum. ठीक है. Now all the weights have been done in pairs. Pairs में किए गए हैं. तो सबसे कम वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? लीस्ट वैल्यू इज 35, मैक्सिमम वैल्यू इज 47. सो वन थिंग दैट वी नो फॉर श्योर कि जो लीस्ट वैल्यू है हमारा 35, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी सम ऑफ द टू चिल्ड्रन विद द लोवेस्ट वेट, isn't it so? So W1 plus W2 का सम दैट विल बी 35. एंड सिमिलरली जो मैक्सिमम वेट आएगा हमारा 47 वो तब आएगा जबकि दो मैक्सिमम वेट वाले बच्चों का हमने वेट किया होगा, यानी W4 प्लस W5 विल बी इक्वल टू 47. ये दो इक्वेशन तो हमें क्लियर है. ओके, ठीक है. सिमिलरली जब 36 वेट आया, ये कब आया होगा? जबकि लाइटेस्ट जो बच्चा है, सबसे कम वेट वाला बच्चा है, उसको हमने थर्ड वाले बच्चे से W1 और W3 का वेट किया होगा, तब हमारा 36 आया होगा. बिकॉज W2 W3 का करेंगे तो वो बड़ा आएगा वेट, सम ज्यादा आएगा, बिकॉज W1 से ज्यादा है W2, isn't it so? तो सेकंड लोवेस्ट वेट हमारा तब आएगा जबकि फर्स्ट और थर्ड लाइटेस्ट को साथ में वे करेंगे, यानी W1 प्लस W3 विल बी इक्वल टू 36. इज इट क्लियर? क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्लियर होता है? ठीक है, ओके. सो दैट मस्ट बी क्लियर. अब इसके बाद में हमें सॉल्व करना है इसको. सम चाहिए इसके लिए, सारी वैल्यूज का W1 से लेकर W5 तक का सम चाहिए हमको. सम कैसे निकालेंगे? हमें दो दो के पेयर में किया है. इफेक्टिवली हर एक का कितना पेयर, कितने लोगों से पेयर बना होगा? हर एक स्टूडेंट बच्चे का 4 लोगों से, 4 बच्चों से पेयर बना होगा, isn't it so? 4 बच्चों से पेयर बना होगा. और टोटल कितने पेयर्स हैं? 10 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल 20 काउंटिंग्स हुई हैं, 20 वेट्स काउंट हुए हैं, 20 वेट्स काउंट हुए हैं, और बच्चे 5 ही हैं, यानी कि एक बच्चे का वेट 4 बार काउंट हुआ होगा. और भाई 4 पेयर्स बने हैं तो इसलिए 4 बार काउंट हुआ है. क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर हम इन सारी की सारी वैल्यूज को सम करें, इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें, तो इन दैट केस हमें सम मिल जाएगा, 4 टाइम्स द सम मिल जाएगा एक्चुअल में. ठीक है, अगर सबको सम करेंगे तो हमें 4 टाइम्स द सम मिल जाएगा. 4 टाइम्स W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5. ओके, इनको ऐड करें, बट ऐड करके एवरेज निकालना है तो हम हमेशा डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इतनी वैल्यूज के लिए. और डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम एज्यूम कर लें कि कोई एक सम का वैल्यू है हमारा. ठीक है, लेट अस से हमारा जो सम का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40. इन सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना है. वैल्यूज कितनी है? 10 वैल्यूज है. लेट अस से एवरेज हमारा 40 है इन सारी वैल्यूज का. तो डेविएशन कितना होगा? 40 से जो कम वैल्यू होगी एडजस्ट करते हैं. जैसे 35 है, 40 से 5 कम है, 45 5 ज्यादा है, तो नेट में डिफरेंस कितना आया? 35 45 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, सिमिलरली 39 और 41 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 40 में तो डेविएशन 0 ही है. 36 का डेविएशन आ रहा है -4, 37 का आ रहा है -3, तो माइनस में 7 आ गया, और प्लस में है 2 6 7, तो 13 + 2 15, तो प्लस 15 आ गया. यानी कि 40 अगर एवरेज है तो सम कितना आता? 400 आता. और डेविएशन कितना है हमारा? -7 + 15 यानी प्लस का 8, तो टोटल सम आ जाएगा 408 का. क्लियर है? चाहो तो ऐड करके भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा सा टाइम सेव होगा. 4 से डिवाइड कर दोगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, दैट सम विल बी इक्वल टू 408/4 विच इज 102. सबका सम आ गया हमारा 102. ठीक है, तो ऑल द सम सारी वैल्यूज का आ गया हमारा 102. If this is 102 and we know W1 plus W2 is 35, W4 plus W5 is 47, तो W3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. W3 will be 102 minus 35 plus 47. 35 plus 47 कितना है? 40 30 70 82, यानी कि 20 आ रहा है. W3 is equal to 20, पुट कर दो. W3 is 20, तो W1 plus 20 is 36. So यहाँ से W1 will be equal to 16 kg. ऑप्शन B will be the answer. W2 निकालना होगा. अब W1 plus W2 35 है, तो W2 will be 19 kilograms. W3 तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है. W4 plus W5 भी पता है हमको, that is 47. ओके, सो 46 क्या होगा? 46 will be W3 plus W5.
बिकॉज सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, W3 प्लस W5 होगा, W3 प्लस W4 नहीं होगा, बिकॉज अगर W3 प्लस W4 हमारा 46 है तो W3 प्लस W5 तो बड़ा होना पड़ेगा ना उससे, कहाँ पे वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली W3 प्लस W5 इज इक्वल टू 46। और अगर ऐसा है तो हमको पता है कि W3 20 है तो W5 हमारा यहाँ से आ जाएगा 26 किलोग्राम्स, और W5 26 है तो W4 21 किलोग्राम्स आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी अगर चाहिए हो तो। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ लाइटेस्ट चाहिए था, बट अगर सारी वैल्यूज भी चाहिए हो तो ऐसे हमको पता चल जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आती है बात? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड सी यू इन अनदर सेशन। बाय बाय, टेक केयर।